नमस्ते। हम लोग सावित्री बुक 2 कैंटो 10 पे हैं, द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द लिटिल माइंड। थोड़ा सा इस प्लान को हम लोग फिर से समझ लें, क्योंकि हम लोगों ने लाइफ वर्ल्ड्स यानी प्राण जगत में भी देखा। श्री अरविंद हमको लिटिल लाइफ ग्रेटर लाइफ बताते हैं और फिर पैराडाइज बताते हैं। माइंड के वर्ल्ड्स में भी सेम स्कीम है, लिटिल माइंड ग्रेटर माइंड एंड हेवेंस ऑफ द आइडियल, जो मनोमय जगत का स्वर्ग है। तो इसका जो मूल, इसको हम ऐसे समझें कि जो लिटिल लाइफ है और ग्रेटर लाइफ है, इनमें अंतर क्या है। प्राण मन सब ओरिजिन सबका डिवाइन है, लेकिन ये यहाँ मैटर के अंदर चले गए हैं और मैटर से वो धीरे धीरे निकलने की चेष्टा करते हैं। तो जब पहला चरण होता है, जब प्राण निकलता है जड़ तत्व के अंदर से, तो वो जड़ तत्व के फिर भी अधीन रहता है, निकलता है, उसको प्राणवंत बना देता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह मैटर के ग्रिप में है। तो वो हो जाता है लिटिल लाइफ, यानी वो है, जीवित है, जीवन है, लेकिन वो मैटर के अधीन में है। और ग्रेटर लाइफ में क्या होता है, ग्रेटर लाइफ में वो मैटर को अपने अधिकृत करता है। दीज आर द 2 स्टेजेस। तो इसको हम ऐसे समझें, पूरा फ्रीडम नहीं है उसमें, ऐसे समझें कि एक चिड़िया प्रिजन के अंदर है, मतलब केज के अंदर है, केज बंद है, तो वो हो गया लिटिल, और जब केज खुल गया बाहर आ गई ग्रेटर। लेकिन वो पंख पसार के उड़ नहीं सकती, पंख हैं, अब वो बाहर आ गई है, विचरण कर रही है, लेकिन वो उड़ना नहीं जानती है, उसके पंख क्लिप्ड है। तो वैसे ही लिटिल माइंड जब पूरी तरह जड़ तत्व के अधीन है और जब वो केज से बाहर निकल गया, टाइम टू टाइम घूमता है, लौटता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता है मुक्त गगन में। सो दिस इज हाउ द लिटिल एंड द ग्रेटर। दूसरी चीज जो हम लोग इसमें देखते हैं कि गॉड हेड्स वे सत्ताएं हैं जो प्राण जगत में हर लेवल पे गॉड हेड्स हैं। जड़ जगत के भी गॉड हेड्स हैं। ये गॉड हेड्स क्या होती हैं, एक ही शक्ति पावर जो पूरी सृष्टि में काम कर रही है। तो गॉड हेड्स आर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो वो गॉड हेड के पास आती है, ऐसे नीचे आती हुई कई गॉड हेड्स के बीच से गुजर के फाइनली, अब मैटर के गॉड हेड्स हैं, उनका काम है फाइल को फाइनली ट्रांसक्राइब करना। वो फाइल में ज़्यादा ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। सटल फिजिकल तक कोई चीज़ आ गई है तो वो ऑलमोस्ट फिक्स होके आई है। फिर लाइफ वर्ल्ड्स में थोड़ा बहुत वो ऑल्टर कर सकते हैं, माइंड वर्ल्ड्स में ज़्यादा प्लास्टिसिटी है, ओरिजिनल वहाँ से आ रही है शक्ति, और वो धीरे 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 फॉर्म होती हुई फाइनली फिजिकल वर्ल्ड में प्रेसिपिटेट करती है एज इवेंट, सर्कमस्टांस, पर्सन, ये सारी चीज़ें जो, तो दे आर ऑल डिफरेंट लेवल्स फॉर्म मेकर्स। तो वो फॉर्म देते हैं एक सत्य को। तो मन क्या देता है, वो फॉर्म देता है, एक सत्य को लेता है, लेकिन उसको पहले वो सिंबॉलिक फॉर्म देगा। यानी कि अगर ऊपर से एक ट्रूथ आइडिया 403, अब हम मन की जगत में आ जाए, आइडिया ऑफ ट्रूथ या आइडिया ऑफ जस्टिस। अब आप जस्टिस को संसार में कैसे प्रेजेंट करेंगे अगर फिजिकल फॉर्म देना हो? आपको फिजिकल फॉर्म अगर जस्टिस को देना है तो इट हैज टू बी थ्रू ए बैलेंस, सिमेट्री। जस्टिस का यही मतलब है, बैलेंस। लेकिन अगर आप उसको अगर इंस्टीट्यूशनल फॉर्म देना हो तो बैलेंस ऑफ फोर्सेस। हर एक स्पेसीज को अपनी लिमिट्स बता दी जाएगी। लॉ, आप इस लिमिट के बाहर उड़ेंगे तो आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आप इनजस्टिस कर रहे हैं। यानी हर एक स्पेसीज को, हर एक फॉर्म को एक लिमिट सेटल कर दी गई। फिर उसके अंदर संकेत होगा, उसका जो फॉर्म होगा उसके अंदर भी एक संकेत छिपा होगा। तो हायर माइंड जो क्रिस्टलाइज करने लगता है, उस जो ओरिजिनल आइडिया आता है बहुत प्लास्टिक होता है, उसको आप अनेकों रूप से प्रकट कर सकते हैं। जैसे अब माँ हाईएस्ट लेवल पे जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, व्हाट इज लव, अगर उस हाईएस्ट से देखें तो सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। सारा पत्थरों से जड़ तत्व के अंदर एटम से लेके गैलेक्सीज और मैनिफेस्ट नॉन मैनिफेस्ट के परे अगर कोई शक्ति है जो ब्रिज बनाती है, वो लव है। लेकिन वो हर एक लेवल पे वो लिमिट हो जाती है। अब फॉर्म्स ऐसे होंगे जो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उसी प्रकार से फिर वो नीचे जब और उतरते हैं तो प्राण क्या करता है, फॉर्म माइंड बनाएगा, माइंड देगा। प्राण क्या करेगा, उसके अंदर प्राण फूकेगा, उसको जीवंत बनाएगा, फोर्स देगा। जो फोर्स कैसी होगी उसके अनुरूप होगी। और उसके नीचे जैसे अब जस्टिस को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जस्टिस के अंदर फोर्स कैसी होगी, जो एक हाथ में जिसके तलवार होगी, एक हाथ में जिसके रिवार्ड होगा।
और फिर उसके बाद वो जड़ तत्व में बिल्कुल चली जाती। सो दिस इज हाउ दी स्कीम रन्स। और हर एक लेवल पे थोड़ा लिमिटेशन होती है, डिस्टॉर्शन होती है। जब लिमिटेशन होती है मन के क्षेत्र में तो वो इग्नोरेंस होती है। फिर प्राण के क्षेत्र में हर एक लेवल पे लिमिटेशन होती है, और वही लिमिटेशन आगे चल के इनकॉन्शियस में जाके फॉल्सहुड बन जाती है। तो ये स्कीम है। और ये सारे गॉड हेड्स होते हैं जिनका अपना रोल है, उनको ये दी गई है। लेकिन ये गॉड हेड्स एब्सोल्यूट नहीं है, हालांकि उनकी शक्ति कहाँ से दी गई है? एब्सोल्यूट से। अब इसको हम ऐसे समझे कि अब ट्रेन में टिकट चेकर है, आपसे टिकट मांगता है, तो आप कहते हो कि मेरे पास टिकट नहीं है। मतलब कहना नहीं, अच्छी बात नहीं है, पर अगर आपने कहा कि टिकट नहीं है मेरे पास, तो वो आपको जेल भिजवा सकता है। अगर आप पूछोगे कि तुम्हें ये पावर किसने दी, तो पावर कहाँ से आई है? उसकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पावर मिली हुई है। उसके पास कोई कागज पत्र नहीं है दिखाने को कि मेरे पास ये पावर है, लेकिन वो जानता है। और अगर आप उससे उत्पात करोगे तो वो आपको और एक सेक्शन डाल के आपको बंद कर देगा, क्योंकि उसको पावर प्रतिनिधित्व, लेकिन उसकी दूसरी पावर नहीं है। अगर आपने चोरी की है तो वो आपको सजा नहीं दे सकता है, उसके लिए वो आपको पुलिस को हैंड ओवर करेगा, पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो हर किसी को, ये जो गॉड हेड्स हैं, इनको एक सीमित पावर दी गई है, और वो पावर डेलीगेटेड है। अब उस पावर को क्या ओवरराइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये तो ओरिजिनल प्लान में है कि आपको टिकट चेकर ने पकड़ लिया, बोला एज पर मेरे टेक्निक रूल के हिसाब से। हो चुका है मेरे साथ भी। पेरेंट जा रहे थे सेकंड एसी में, मैं थर्ड एसी में था, उनको पास मिला हुआ था, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। 10 मिनट को उसी समय टिकट चेकर आ गया। अब मैं उसको समझा रहा हूँ यहाँ तक कि मैं देखिए एयरफोर्स में हूँ, नहीं आपको तो पूरा, मैंने कहा ठीक है फाइन ले लो। फाइन भी कहाँ से ले रहा है वो? लास्ट कौन से स्टेशन से? तो फिर मैंने ले लिया। फिर मैंने कहा कि फिर अब जब ले ही लिया है मैं, तो मैं यहीं बैठूंगा, रात को सोने के लिए जाऊंगा? बोलता है नहीं, जब तक मेरी ड्यूटी है तब तक। तो मैंने पूछा कि आपकी ड्यूटी कहाँ तक है? बोले अगले स्टेशन तक। तो अब टेक्निकली ही इज राइट, आई हैव टू पे द फाइन। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो एक लॉजिकल माइंड से कि इट इज नॉट ए करेक्ट थिंग। कंपैशन भी कोई चीज होती है। पेरेंट्स है, बूढ़े हैं, 10 मिनट को आप आए हो, तो अब क्या होगा कि उसका कोई सीनियर अगर आएगा तो वो उसको ओवर रूल कर सकता है। तो उसी प्रकार से ये जो सारे गॉड हेड्स हैं, इनके ऊपर 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 करके अरेंज्ड हैं। तो ये हो गई गॉड हेड्स की बात। हेवेंस उस क्षेत्र का जो सबसे अधिक सुंदर क्षेत्र है, जहां पे जो उसकी ओरिजिनल पावर है वो सबसे करीब वहां पर आती है। तो हम लोगों ने पैराडाइज पढ़ा, पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स। तो वहां पे वाइटल वर्ल्ड में क्या है? फोर्स है। मेंटल वर्ल्ड में क्या है? नॉलेज है। तो वो जो फोर्स है, जिसके अंदर एक जॉय है, लव है, ये पैराडाइज में वाइटल वर्ल्ड के हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो करीब आ रही है उसके। लेकिन आप उड़ वहाँ भी नहीं सकते हो, एक सीमा को क्रॉस नहीं कर सकते हो। इसीलिए वो शेरविंद बताते हैं कि नीचे में वो पाताल गंगा है जो आपको खींच रही है नीचे। उसमें बिना डिप लिए हुए आपकी प्योरिफिकेशन नहीं होगी। यू कैन नॉट रीच इवन पैराडाइज, और पैराडाइज के बियॉन्ड का रास्ता बंद है। उसी प्रकार से मेंटल वर्ल्ड में हेवेंस ऑफ द आइडियल आएंगे। अब हेवेंस ऑफ द आइडियल में जब आप आगे जाना चाहोगे, तो आपका रास्ता बंद होगा। यू हैव टू फाइंड अनदर रूट। दिस इज वॉट वी विल सी। उसके बाद आपको एक इम्पर्सनल क्षेत्र आ जाएगा, सेल्फ ऑफ माइंड। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें आगे कहाँ जाऊँ, ये तो एकदम एक इम्पर्सनैलिटी आ गई। सो दिस इज द स्कीम। उस स्कीम में अब अशुपति पैराडाइज का त्याग करते हैं, और ये घटना साधारण नहीं है। अगर हम रिलीजन्स को देखें तो पैराडाइज में जाके इवन रिवार्ड दिया जाता है कि आप मर जाओगे तो आपको वहाँ पैराडाइज दिया जाएगा। तो पैराडाइज का तो टर्म है, कालगत शक्ति है। तो अशुपति उसका त्याग करते हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्तिगत कामना से तो योग नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़ है। और दूसरा, वो तो उस शक्ति की खोज में निकले जो इस जगत को पैराडाइज बना दे। वो पैराडाइज वहाँ पर है, वहाँ तो देवता हैं, आप जाओगे, वेलकम करेंगे, थोड़े दिन आपको अच्छी खातिरदारी करेंगे, उसके बाद तो वापस आपको यहाँ आना है। पर अशुपति चाहते हैं कि पैराडाइज ही नहीं, पैराडाइज से भी ऊपर, जहाँ से पैराडाइज का ओरिजिन हुआ है, उस शक्ति को धरती पर स्थापित करें कि वो ये जगत वैसा बन जाए। तो वो पैराडाइज में वो शक्ति नहीं है। वहाँ के गॉड्स कहते हैं भाई देखिए, हम खुद ही डेलीगेट पावर्स हैं,
आप हमारे साथ बैठिए रहिए, खातिरदारी हम करेंगे, लेकिन अगर आप बोलोगे कि पैराडाइज का स्वर्ग भोग कामधेनु धरती पर चली जाए और पैराडाइज की जो पारिजात है वो धरती पर चला जाए, यही तो श्री कृष्ण की स्टोरी है। हम नहीं दे सकते, हमारा तो अधिकार भी नहीं है देने का, हमको तो डिफेंड करना है। इसीलिए जब श्री कृष्ण पारिजात पुष्प वो पौधा लाने जाते हैं, सिंबॉलिक स्टोरी है। तो गॉड्स दे नो कि ही इज अवतार, पर वो लड़ते हैं उनसे बाकायदा, क्योंकि ये उनका धर्म है, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि धरती पर अगर पारिजात चला गया, एस्पिरेशन का ट्री, तो वो देवताओं जैसे हो जाएंगे। तो इसके पीछे थोड़ा उनका स्वार्थ भी है। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ आइए, अपनी तपस्या के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा आपको कितने समय रहना है। हमारा एक बाहर में रजिस्टर है जहाँ हम टेम्परेचर देखते हैं, आपका कोरोना फ्री है तो आपको एडमिटेंस मिल जाता है और आप यहाँ रह सकते हैं, थोड़ी देर श्वास ले सकते हैं पैराडाइज में। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू आर चक्ड आउट ऑफ पैराडाइज। तो उसके बियॉन्ड हम नहीं कर सकते। लेकिन आप बोलोगे पैराडाइज ले जाओ, ये हम नहीं कर सकते। यहाँ का अमृत भी आप यहीं पी सकते हैं। यू कांट टेक इवन ए ड्रॉप फ्रॉम देयर। तो अब श्री अरविंद तो, लेकिन बहुत महत खोज है, तो वो पैराडाइज को रिनाउंस करते हैं। और वो हम लोग, वो बड़ी सुंदर लाइन्स हैं, 4 लाइन पढ़ के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द लिटिल माइंड। पहली 4 लाइन है, दिस टू मस्ट नाउ बी ओवर पास्ट एंड लेफ्ट as all must be until the highest is gained, in whom the world and self grow true and one. Till that is reached, our journey cannot cease. So ये कितनी अद्भुत पावरफुल लाइन्स है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि कैसे हमको हर एक लेवल पे त्याग करना होता है, तब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये प्रिंसिपल है जीवन का, कि आप जब विकास करने जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आपकी वो इंटेंसिटी, पावर बढ़ती चली जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब आप अगर उसको त्याग नहीं करेंगे तो यू कैनॉट गो फर्दर, आप उसमें ट्रैप्ड होकर के घूमते रहेंगे। सो अशुपति वो त्याग करते हैं तो मेंटल वर्ल्ड में आते हैं। अब मेंटल वर्ल्ड में कहाँ से शुरू करेंगे? फ्रॉम द लोअर्स्ट। तो ये बड़ी वैदिक ऋषि कहते हैं कि हिल आफ्टर हिल, आप पोएम्स में भी देखें, हिल आफ्टर हिल वाज क्लाइम्ड। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये हिल पे गए, उस हिल पे गए, लेकिन हिल टू हिल के बीच में क्या करना पड़ता है? आपको हिल से नीचे उतरना पड़ता है। तो इट इज़ कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट। और माता जी एक जगह कहती हैं कि जब तक मन नहीं आया था, देखिए ये सिंबॉलिक भी है, ये रियल भी है, सिंबॉलिक भी है। जब तक मन नहीं आया था धरती के ऊपर, तो ये धरती पैराडाइज थी। और माँ बताती हैं कि उनका एक्सपीरियंस कि जब धरती पर एक अर्ली पैराडाइज थी, जब माइंड एकदम हल्की सी लेयर थी, एक सिंपल माइंड था जो लगभग एनिमल माइंड के करीब था, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन होने के कारण एक आ गई थी समझ। लेकिन एनिमल माइंड की क्या खासियत होती है? उसमें सिन, गिल्ट, ये सारी चीज़ें नहीं है, चॉइसेस नहीं है। वो एक स्पॉन्टेनिटी के साथ जीते हैं और वो उनके लिए सही है। टाइगर भूख लगी है, खा लेता है। आप टाइगर को कह नहीं सकते कि तुमने सोचा जिसको आपने खाया उसकी मम्मी कितना रोएगी। टाइगर कहेगा मुझे भूख लगी तो मैंने खाया, मैंने संग्रह नहीं किया। लेकिन ह्यूमन माइंड के साथ एक नई प्रवृत्ति जागती है, जो दुष्प्रवृत्ति। तो माइंड, माँ कहती है कि माइंड जैसे ही आया तो इट इज़ लाइक ए फॉल फ्रॉम पैराडाइज। एडम एंड ईव की स्टोरी है। और वो इतनी भयंकर फॉल है क्योंकि उसके साथ ये सारी दुविधाएं, दुराशाएं, सारी चीज़ें आ गई माइंड के साथ। तो माँ कहती है लेकिन ये एक मार्ग है जिसके थ्रू हमको जाना है, हम इसके थ्रू गए बिना हम लीप नहीं कर सकते। आप एनिमल कॉन्शियसनेस से सुपरामेंटल पे नहीं जा सकते। तो बीच में एक माइंड आती है। माइंड क्यों आता है? फिर हम सीधा लीप कर जाते हैं, क्योंकि अब सुपरामेंटल के लिए अब आपको ट्रुथ की ओर जाना है। तो पहले नॉलेज की अवेकनिंग। लाइव वर्ल्ड्स में नॉलेज है लेकिन वो सबऑर्डिनेट है, शक्ति है, जॉय है, लव है। नॉलेज है बट इट्स इन द बैकग्राउंड। माइंड के अंदर अब प्रकाश उन्मुख है। तो आप धीरे धीरे जैसे आंखें खोलता है बच्चा, प्रकाश के अभ्यस्त होते हैं। तो लिटिल माइंड में आप प्रकाश के अभ्यस्त हो रहे हैं, लेकिन उतने ही प्रकाश जो जड़ तत्व में, प्रिजन के अंदर आ रहा है। लिटिल माइंड में आप जेल के अंदर हैं और ग्रेटर माइंड में जेल के बाहर हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं। अब बाहर निकल के आप चढ़ रहे हैं पहाड़ों तक, लेकिन आप छलांग नहीं लगा के आप सूर्य के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप चढ़ सकते हैं ऊपर। तो उसी प्रकार से लिटिल माइंड में हम जेल के अंदर हैं, तो उसको इग्नोरेंस कहा गया। लेकिन जेल की
टाइटली पैक्ड नहीं है, उसमें सिंचे हैं जिसके थ्रू थोड़ा बहुत प्रकाश आता है इनडायरेक्टली, और आप उसी प्रकाश को व्यक्ति सब कुछ समझता है। और इसको तो बड़े वैसे भी हम देख सकते हैं कि मानो एक बड़ा कमरा है, उसमें बहुत सारी विंडोज हैं। अब लिटिल माइंड क्या है कि आप विंडो से ग्लूड होके बाहर का दृश्य देख रहे हैं, तो कोई पूछे कि आप क्या देख रहे हैं, तो कहेगा कि मैं तो बाहर बहुत गंदगी देख रहा हूँ। दूसरे से पूछेंगे आप क्या देख रहे हैं, कहेगा मेरे सामने तो उपवन है। तो फिर जब दोनों इधर मुड़ेंगे तो झगड़ा करेंगे आपस में, तुम सही या मैं सही, लेकिन विंडो एक्सचेंज नहीं करेंगे। मैं क्यों देखूं तुम्हारी नजर से, मुझे भगवान ने दी है समझ और नजर, मैं तो वहीं से देखूंगा जो मेरे सामने खिड़की खुली है। तो लिटिल माइंड के अंदर ये समस्या है कि वो एक प्रिजनर की तरह स्टक होता है। जिस सिंचे के सामने उसको खड़ा कर दिया जाता है, वो उस सिंचे से पूरे जीवन को देखता है। एक छोटा सा एक स्लॉट है, सबको वहाँ पे अलॉटेड है कि तुम वहीं पर रहना। उससे बाहर निकलने में उसको इनसिक्योर और अनसेफ लगता है। तो वो लिटिल माइंड है। अब लिटिल माइंड में भी 3 लेयर्स हैं। पहला लेयर है जो पूरी तरह आश्रित है मैटर के ऊपर, पूरी तरह। तो उसके कान नाक, जो वो एक ऐसा किंग है जो पूरा मिनिस्टर्स पे डिपेंडेंट है। जब होता है ना कई बार, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है लेकिन वो चाहता है कि मैं राजा बना रहा हूं, लेकिन अब वो देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, क्या करेगा? तो उसकी क्या रहती है? केवल साइनिंग अथॉरिटी रह जाती है। क्या साइन करेगा? जो उसका प्रिय है या जो उसका करीबी है, जिस पर वो विश्वास करता है, वो आके बोलेगा कि ये है, अच्छा ये है, तुमने देख लिया है, पढ़ लिया है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, हाँ मैंने पढ़ लिया है, साइन कर दिया। तो जो लिटिल माइंड की जो सबसे नीचे की लेयर है, जिसको हम फिजिकल माइंड कह सकते हैं, वो केवल सेंस पर डिपेंडेंट है। तो इस व्यक्ति की पहचान क्या होती है? आप बोले भगवान, भगवान किसने देखे? भगवान मिस्टिक्स ने देखे, कौन जाने, मेजॉरिटी ने देखे नहीं देखे। तो ये फिजिकल माइंड है, सबसे लोएस्ट लेवल। दैट माइंड इज द फिजिकल, जो पूरी तरह मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अब उसको अगर आप समझाइए, चूंकि हमने ये आर्ग्यूमेंट ले लिया है तो इसको रिजॉल्व कर देना चाहिए। तो आप सेंस पर डिपेंडेंट हैं। आपकी इसकी क्या गारंटी है कि सेंसेस आपको करेक्ट रिपोर्ट कर रही हैं? सेंसेस देमसेल्व्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द माइंड एंड इवॉल्व्ड अंडर द प्रेशर ऑफ द माइंड। इसलिए माइंड को छठी इंद्रिय कहा जाता है। एक्चुअली वो कंट्रोलर ऑर्गन है वो। और इसका एक बहुत सिंपल प्रमाण है कि कई बार माइंड आपको जो दिखाएगा आप वही देखोगे। ये उसके तो कई सारे ऐसे वो भी आते हैं साइकोलॉजी में, जिसमें आपको माइंड गेम्स आते हैं कि आप ऐसे देखो वैसे देखो। एक अभी रिसेंटली भी सर्कुलेट हो रहा था कि एक तरफ से वो गाय है या बुल है, दूसरे तरफ से एक हाथी है। तो वास्तव में वो केवल एक कलाकारी नहीं है, वो एक गहन सत्य है दिखाने के लिए मन को, कि मन वह देखता है जो वो प्राइम्ड है। वो इट्स ए ग्रेट टीचिंग जो लोग मिस कर जाते हैं। अभी भी वो वही देख रहे हैं जो उनके माइंड उसको बता रहा है, देखो कितनी अच्छी कलाकारी। इट्स नॉट कलाकारी, कलाकारी तो है, बट उसके पीछे एक सत्य को दर्शाया गया है कि माइंड वो देखता है। एक हम लोग मेडिसिन में पढ़ते थे, सर्जरी में सिखाया जाता था कि द आईज डू नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। तो आप वही देखेंगे जो आपकी हैबिट हो गई है, माइंड ने जिसके लिए आपको ट्यून किया है। और अब हम लोग बायोलॉजिकली भी जानते हैं कि आँखों की, इन कर्ण इंद्रियों, श्रवण इंद्रियों की जो सबसे डेवलप्ड अगर हैं तो यही है, बाकियों की तो छोड़ ही दो आप। तो उनकी जो लिमिट है उसके बियॉन्ड वो नहीं देख पाती, सुन नहीं पाती। तो उसी को हम सत्य समझते हैं। तो फिजिकल माइंड की सीमाएं हैं। ये आर्ग्यूमेंट का एक लॉजिकल, क्योंकि लोग बोले हाँ सही तो कहते हैं, नहीं सही नहीं कहते हैं, इवन टेक्निकली करेक्ट नहीं है, लेकिन एक एवरेज व्यक्ति ऐसे ही आर्ग्यू करता है। तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। अभी बेचारे के अंदर मन अभी नया नया विकसित हो रहा है। और साथ में क्या होता है इस माइंड की, लिटिल माइंड की, वो पूरा प्राण को जस्टिफाई करता है। अब वो कैसे जस्टिफाई करेगा? अगर वो मान लेगा कि भगवान है तो समस्या हो गई। भगवान है तो एफर्ट करना होगा हमको। भगवान नहीं है इज द मोस्ट कन्वीनियंट फिलॉसफी। भाई मैं जैसा हूं वैसा हूं, जो करना है मैं करूंगा। भगवान कुछ होते नहीं। जैसे ही वो मान लेगा कि भगवान है, मतलब उसको चेष्टा करनी है, समझने की चेष्टा, मिनिमम जीवन जीने की चेष्टा नहीं भी।
फिर उसके ऊपर आता है वाइटल माइंड। वाइटल माइंड क्यों आया? अब ये जो टोटली सेंसेस की ग्रिप में जो मन पकड़ा हुआ है, जड़ मन, इसी को कहा गया है जड़ मन। जड़ मन बदलना नहीं चाहता। आप उसको कितना भी बैठ के पूरा समझा दोगे कि नहीं सुप्रामेंटल है, ये है वो है, जड़ मन ऐसे आपको देखता रहेगा कि भैया हमको तो हमारी भैंस प्यारी है, एंड विल बी दिस। इसी को कहा गया है जड़मति। जड़मति को सुजान केवल भगवान कर सकते। ये जड़ जड़ बुद्धि है। वो क्या प्रतीक्षा कर रहा है? आप उसको बता रहे हो भगवान के बारे में, सुप्रामेंटल, नया जगत, लेकिन वो वेट कर रहा है कि भैंस शब्द कहाँ आएगा। तो अगर आप बीच में बोल दोगे ना भैंस, यमराज, वो बड़ा खुश होगा। हाँ हाँ, आपने एकदम अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल माइंड की सीमा है। अब उसका दोष नहीं है, ये उसकी लिमिट्स हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो खराब है, वो मूर्ख है। मतलब आप उसको बुरा मत कहिए, आप उसको मूर्ख भी नहीं कहिए, पर वो जड़ बुद्धि है। आप यू कांट हेल्प इट। लेकिन इस जड़ बुद्धि से फ्री करने के लिए एक दूसरा माइंड आता है। श्री अरविंद उसको बताते रेड एस, हंच बैक राइडर। तो रेड एस देखा है, वो आप गधा जो उछलता रहेगा, दुलत्तियां, उसको पता नहीं इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसका आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो उछलेगा कभी इधर उधर, वो आगे जा रहा है पीछे साइड में, उसको मालूम ही नहीं है। करते करते कभी कभी कहते हैं कि जो वाइटल माइंड आता है वो इमेजिनेटिव माइंड है। अब वो कल्पना का एक जगत बनाएगा। लेकिन वो इमेजिनेशन कभी कभी कहते हैं लाइक ए लाइटनिंग फोर्क, जो आप अंधेरे में चला रहे हो, कभी अचानक एक लग जाता है निशाने पर, तो आप कहते हैं देखो मेरा जैकपॉट लग गया। तो ये वाइटल माइंड है जो अचानक ये फैंटेसी वर्ल्ड में प्रयास करते करते कभी करेक्ट हिट कर देता है। लेकिन वो सारा गेसवर्क है, इमेजिनेशन है, फैंटेसी है, लेकिन ये कम से कम आपको जड़ तत्व की कठिन ग्रिप से फ्री करता है। और इसका रोल है, जब लोग जेल में रहते हैं, इसमें रहते हैं, तो इस माइंड के कारण बहुत बीमार रहते हैं। कोई बिस्तर के आगे जिनकी इमेजिनेटिव माइंड है ना, तो वो बहुत, दे कैन इमेजिन एनीथिंग, दे कैन इमेजिन डिवाइन ग्रेस, दे कैन इमेजिन, एंड कभी कभी वो रास्ता खोल देता है। माँ कहते हैं यूज इमेजिनेशन टू ओपन द पाथ। और इसका दुरुपयोग भी है कि इमेजिनेशन आप जितना जो फैक्ट है उससे भी भयंकर इमेजिन कर सकते हो। तो ये, लेकिन ये इमेजिनेटिव माइंड है जो जड़ तत्व से आपको फ्री करता है। एक तीसरे लेवल पर इसके बाद आप इमेजिनेटिव माइंड तो कहीं भी ले जा रहा है आपको, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक माइंड आता है जो बैलेंस करता है, जो जड़ तत्व की इनपुट को भी लेता है, जो संभव है भविष्य में उसको भी देखता है, सब संभावनाओं को तोलता है, एनालाइज करता है, बाद में वो अपना निर्णय देता है। और वो माइंड है रैशनल माइंड। ये तीनों लिटिल माइंड है, ये सत्य को नहीं जान सकते। तो इनका काम क्या है? ये सत्य को लाइट की तरह रिसीव करके उसको फॉर्म देते हैं। आप रैशनल माइंड के थ्रू सत्य को नहीं जान सकते, लेकिन अगर आपने सत्य को जान लिया है अन्य फैकल्टीज के द्वारा, कई लोग इसमें ये बोलते हैं कि अच्छा रैशनल माइंड से नहीं जान सकते, तब तो हम नहीं ही जान सकते। ये अजम्पशन है कि रैशनल माइंड के परे कोई और संभावना नहीं है। सो रैशनल माइंड के परे ग्रेटर माइंड में इंट्यूशन, इल्यूमिनेशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, इनके द्वारा आप सत्य को जान सकते हैं। तो रैशनल माइंड क्या करेगा? उसको फॉर्म देगा। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल आप देखेंगे श्री अरविंदो की राइटिंग्स में। श्री अरविंद जो ट्रूथ है जो ऊपर से रिसीव कर रहे हैं सारा का सारा, लेकिन जब वो डिस्क्राइब करते हैं, आप देखिए आपको ऐसा लगे दिस इज वेरी लॉजिकल। तो कई जो बड़े लॉजिकल लोग होते हैं वो बड़े इंप्रेस्ड होते हैं, और उनको ये लगता है कि श्री अरविंद एक फिलोसोफर है जिन्होंने लॉजिकली ये चीज़ लिखी है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो रेवलेशन है जिसको लॉजिक ने एक फॉर्म दिया है। दैट इज द डिफरेंस। तो ये 3 लेयर्स है माइंड के, इसका हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने इसकी बात भी कही थी। ए किंग डिपेंडेंट ऑन हिज सैटेलाइट्स साइंस द डिक्रीज ऑफ इग्नोरेंट मिनिस्टर्स, फिजिकल माइंड। भाई ये माइंड क्या है? लिटिल माइंड, जो आप ले आए वो साइन कर देता है। ए जज इन हाफ पोजेशन ऑफ हिज प्रूफ्स, ए वॉइस क्लेमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज पोस्टुलेट्स। ह्यूमर देखिए इसमें, ए वॉइस क्लेमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज पोस्टुलेट्स। ऐसा ही है। अपने का आपको मालूम है, आप जाएंगे उसको अन्वेषण में तो आप अंत में देखेंगे द पर्सन विल से आई डोंट नो। लेकिन कितना कन्विंस्ड होके व्यक्ति कहता है कि मानो वो सत्य ही कह रहा है।
ऐसे हुआ है कई बार। एक छोटे नारायण जी तो इसको बड़े हंसी के ढंग से बताते थे कि किसी ने ये रिसर्च करी कि कृष्ण हैं थे कि नहीं थे, और बड़ी रिसर्च हुई उस पर कि लॉजिक ये थी कि जब कृष्ण थे उनके समय पुष्पक, ये ऐसे से अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, ये अस्त्र, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, तो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होगी, तो कृष्ण की बांसुरी कहीं पर टेप हुई होगी, तो अब वो बांसुरी का टेप ढूंढने के लिए जाते हैं। तो जाते हैं पहले वो ढूंढ ढांड के, कल्चर मिनिस्टर इंडिया के कहते हैं ये सब में आप क्या रखे हो, आपके अमेरिका में तो इतना अच्छा है, क्यों छोड़ के आए हो ये रिसर्च करने, हमको भी अमेरिका ले चलो। तो खैर वो बेचारे अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं घूमते फिरते मथुरा। तो मथुरा में वो पूछते हैं कि आपको कृष्ण की बांसुरी का टेप है ना जी, कौन सा है ये देखिए। तो देखते हैं उस पर, कहते हैं इस पर हरि प्रसाद चौरसिया लिखा है। कहते हैं भाई हरि ही तो है उनका नाम, आप बाकी क्यों पढ़ रहे हो। दूसरा कोई और टेप दिखा देता है, निखिल बनर्जी, ये क्या है, कहते देखिए वो निखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि, सबके पीछे वो फिलॉसफी में उलझा देते हो। कहते नहीं मुझे ओरिजिनल टेप चाहिए। तो अंत में वो कहते हैं जी ओरिजिनल टेप तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। वो तो सुनते हैं कि कभी कभी वहाँ जाने से उस पर्वत पर एक बाबा जी हैं, वो सुनते हैं, जाते हैं वहाँ पर, बाबा जी भी हैं, तो वो बाबा जी सबको दे रहे हैं कुछ कुछ मिरेकल्स। इनको देखते कहते हैं आप साइड में खड़े हो जाइए। लास्ट में वो बाबा जी से कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी का टेप है आपके पास। तो बाबा जी कहते हैं है। तो कहाँ है। तो अपने हाथ, उनकी छोटे नारायण जी की कहानी है बड़ी अद्भुत। कहते हैं वो अपने हाथ से सावित्री निकाल के देते हैं, दिस इज दी टेप ऑफ ओरिजिनल श्री कृष्णास बांसुरी। तो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड कि वो रिद्म जो श्री कृष्ण की बांसुरी की है वो रिद्म इसमें है। ये आपका इंट्यूटिव माइंड समझ सकता है। एनालिटिकल माइंड कहेगा ये क्या मतलब हुआ, ये तो कहानी का बड़ा एब्रप्ट एंडिंग हो गया, ये कैसे टेप हुई, है ना। फिजिकल माइंड ऐसे कहेगा। इंट्यूटिव माइंड क्या समझेगा, बांसुरी की जो रिद्म है, जो उसका प्रभाव है, वही रिद्म, वही प्रभाव जो डिवाइन कृष्ण के रूप में उन्होंने संसार में प्रवाहित किया, वही रिद्म और वही प्रभाव, वही डिवाइन रूप ने एक नवीन लीला के लिए सावित्री के रूप में प्रवाहित किया। ये आपका इंट्यूटिव माइंड समझ जाएगा। लेकिन जो फिजिकल माइंड के लोगों कहेंगे हुआ, जब उन्होंने कहानी सुनाई तो एक दो लोगों ने पूछा कि कौन से बाबा जी थे आप, बेचारे। तो छोटे नारायण जी हैड ए वंडरफुल वे ऑफ आंसरिंग। तो किसी ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो प्रमाण चाहिए ना कि अच्छा कहानी कैसे हम मान ले सच, कहा वो कौन से बाबा जी थे। तो छोटे नारायण जी ने कहा आपको सब बाबा के बारे में पता है, बोले नहीं, कहा तो चुप बैठिए। वंडरफुल वे ऑफ नरेटिंग। ऐसी वो रामायण से सुनाते थे बड़ी अद्भुत कहानियां, तो उनकी अपनी बनाई होती थी, लेकिन देवर कम्युनिकेटिंग ए ट्रूथ, मतलब थोड़ा लगा कर। तो किसी ने पूछा ये कौन से रामायण में लिखा है, तो छोटे नारायण जी ने कहा आपने सब रामायण पढ़ी है, नहीं, तो आप चुप बैठिए। हम बता भी देंगे। और फिर वो एक रामायण है जो आप कभी भी कोट कर सकते, अद्भुत रामायण। अच्छा होगा, ज्यादातर लोगों को ये चाहिए, आगे रिसर्च नहीं करनी है, आपने कह दिया अद्भुत रामायण, अब ठीक है मान लिया उन्होंने कि अब आपने कहा, इतनी अथॉरिटी से कहा, लेकिन उसके पीछे का सत्य नहीं पकड़ते। तो ये एज ए साइड। तो ये जो मन है, ये मैटर में भी, ये मन केवल मनुष्य के अंदर नहीं है, जड़ तत्व के अंदर भी यही माइंड है जो ऑर्डर क्रिएट करता है आउट ऑफ केओस। तो इसका पर्पस है, कॉस्मिक माइंड ही माया है, लेकिन यहां पर लिटिल माइंड की बात कर रहे हैं। पर ये माइंड ही है जो हर चीजों को बिट्स में काटता है। माइंड की क्या खूबी है, खूबी कहें या लिमिटेशन कहें, वो टोटलिटी को सीज नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखिए कि मनुष्य की दो आंखें हैं जो सामने देख रही हैं, और पशु की दो आंखें जो साइड में देख रही हैं, है ना। और भी नीचे जीव हैं जिनकी आंखें भी नहीं है, वो महसूस करते हैं। और लेकिन इंद्र, वेदों के इंद्र ओवर माइंड के देवता है, उनकी कैसी आंखें, सहस्राक्ष, सब और है। मनुष्य को ये दी नहीं गई है, मनुष्य माइंड ने उसके बॉडी को भी फॉर्म किया है, तो सिंबॉलिक फॉर्म किया है। तो मनुष्य की आंखें सामने देखती हैं, हालांकि उसने चेष्टा की है, सपुरुषा एवश्च, उसने प्रयास किया है कि पुरुष की तरह बनाने का, लेकिन उसकी आंखें सामने देखती हैं, सब तरफ नहीं देख सकती हैं एक साथ। सो माइंड एक लिमिटेड सेक्शन में देख पाता है, वो कट करके अलग अलग देख करके बनाता है।
और फिर उनको जोड़ करके अपने अंदर टोटल पिक्चर करता है. एक चित्रकार, पेंटर्स, हाउ डू दे डू? अब उनके माइंड में जो इमेज होती है पूरी इमेज होती है, डेप्थ, एवरीथिंग इज देयर. पर जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. आप उस साइमल्टेनिटी को नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, सक्सेसिवली एक्सप्रेस करेंगे. तो माइंड हर चीज को बिट्स और पार्ट्स में करता है. तो बिट्स एंड पार्ट्स में करने के कारण जो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है वो श्री अरबिंदो कहते हैं पार्सलिंग्स ऑफ द इनफाइनाइट, इन्फिनिटेसिमल बन जाता है. तो माइंड के और बिट्स आप करते चले जा सकते हो. साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, आप अंतिम बिट आपको लगेगा आप और बिट हो जाएगा उसका, छोटे से छोटा. क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली इन्फिनिट है. आप उसको कितने भी स्मॉल करते जाओ, ये आपको लग रहा है कि ये फाइनाइट है. अगर आप इसको काटना शुरू करोगे कि मैं इसके स्मॉलेस्ट पीस में चला जाऊं, एटम के नीचे जाओगे, आप कितने भी, आप इन्फिनिट पार्टिकल्स एंड येट यू विल नॉट कंप्लीट. पर ये पेपर फाइनाइट है. ये माइंड की खूबी है कि वो इन्फिनिट को, इसीलिए आप देखें कि फिजिसिक्स अब इस फिजिसिस्ट बात को समझ रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस वेव है या पार्टिकल्स है. ये आपका माइंड डिसाइड करता है. आप चूज करते हो ऑलमोस्ट कि ये पार्टिकल के रूप में देखोगे तो पार्टिकल दिखाई देगा, आप वेव के रूप में देखोगे तो रिजल्ट्स वैसे आएंगे. तो ये माइंड का एक्शन है जो बड़ा पावरफुल है फॉर्म्स बनाने के लिए. इट इज दैट्स व्हाई इट इज द फॉर्म मेकर. लेकिन वो फॉर्म बना के हमको उसमें उलझा देता है, तो हमको लगता है यही सत्य है, लिमिटेड, जबकि एक कंटिन्यूटी है जो हम भूल जाते हैं. सो ये सारे चीज़ें माइंड करता है और इसको श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं इन सब का वर्णन कि माइंड ही लॉज को क्रिएट करता है, फॉर्म्स को, और फिर हमको कहता है कि यही सत्य है. और इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे. एक पेज 246 पर है. ये माइंड ट्रेडिशनल माइंड होता है, उसको नई चीजें नहीं समझ आती हैं, वो घूम फिर कर वापस ट्रेडिशन में चला जाएगा. द ओल्ड श्योर मेमोरीज आर इट्स कैपिटल स्टॉक. Only what sense can grasp seems absolute. External fact it figures as sole truth. Wisdom identifies with the earthward look. And things long known and actions always done are to its clinging hold a balustrade of safety on the perilous stair of time. Heaven's trust to it are the established ancient ways. Immutable laws man has no right to change. ये क्या कह रहे हैं श्री अरविंद? व्रत उपवास करने को नहीं कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है. स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने बहुत सारी जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें उनको नहीं माना? कैसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं? नहीं माना, उसके परे गए, इसीलिए स्पिरिचुअल है. स्पिरिचुअलिटी इज बाय इट्स नेचर फ्री, प्लास्टिक एंड इन्फिनिट. जितने भी लोग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में प्रवेश किया है, इवन स्वामी विवेकानंद, उनको लोग आइकोनोक्लास्ट कहते थे. श्री अरविंद बल्कि एक बहुत अच्छा काम किया, उसके परे जाके भी फाइनाइट की सिग्निफिकेंस बताई कि इसका ये सिग्निफिकेंस है. सो दिस इज द होल वे. Immutable laws man has no right to change, a secret legacy from the great dead past or the one road that God has made for life. श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आप वो कह रहे हैं जो पास्ट सीयर्स ने तो कहा नहीं है, कुछ चीज़ें आप कह रहे हैं उनके जैसी, कुछ चीज़ें आप नहीं कह रहे, तो ये क्या है? तो श्री अरविंद कहते हैं यदि पास्ट रियलाइजेशंस जो सीयर्स के रहे उनके आगे जाना अगर अपराध है तो मैं अकेला अपराधी नहीं हूँ. श्री कृष्ण ने भी ये अपराध किया, बुद्धदेव जी ने भी ये अपराध किया, क्योंकि उन्होंने संसार में एक नया डायमेंशन दिया, एक नए ढंग से. उसी अल्टीमेटली रियलिटी इज वन, ये तो बेसिक चीज है, लेकिन उस रियलिटी को उन्होंने एक नए ढंग से देखा. तो जितने भी पास्ट सीयर्स थे उन्होंने ये अपराध किया. तो कह रहे हैं कि ट्रूथ इज वन, लेकिन उसको आप, जैसे आप श्री अरविंद के योग में ट्रूथ के मैनिफेस्टेशन की बात है, जोर है उस पर, आप उसको मिस कर देंगे तो आप बोलोगे वही चीज है जो वेदों की ऋषि ने लिखा है. हाँ, लेकिन उन्होंने मैनिफेस्टेशन की बात ही नहीं करी है, वो तो कंप्लीटली ब्लैंक्ड है, वो तो केवल एक प्रिपरेशन है टू लॉन्च इनटू दैट. बट श्री अरविंद कहते हैं हाँ वो एक है, एकमेव द्वितीयम, लेकिन वो एक अनंतता में जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसको समझना जरूरी है. तो वहाँ पे लेकिन ये
माइंड इसी तरह से देखता है, और दूसरा जो इमेजिनेटिव माइंड है वो सारा डिजायर सेल्फ को रूप देता है। आपके अंदर डिजायर है, आपने देखा है कई बार समझ नहीं आता है कि हम रेस्टलेस क्यों हैं, और आपका थॉट उसको एक फॉर्म दे देगा, हम रेस्टलेस इसलिए हैं, या क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा, क्योंकि वो अभी ग्रिप में है मैटर की। तो जो डिजायर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली जस्टिफाई करेगा, बिकॉज उसका काम, वो बेचारा अभी प्रिजनर है। इवन रैशनल माइंड जस्टिफाई करेगा क्योंकि वो अभी फ्री नहीं हुआ है। तो और मनुष्य के अंदर क्योंकि रैशनल माइंड जागा है, वो उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। तो हर व्यक्ति, इवन टेररिस्ट को, ये जो बिल्कुल ही, अनलेस कोई बिल्कुल ही प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी, अर्ली ह्यूमैनिटी, ये नेचर है मनुष्य का कि वो उसका जस्टिफिकेशन ढूंढे, क्योंकि वो उसका हाईएस्ट सीट है। लेकिन वो हाईएस्ट सीट कंप्लीटली डिपेंडेंट है वाइटल और मैटर के ऊपर। तो टेररिस्ट कैसे जस्टिफाई करता है, कहता है हमारी किताब में लिखा है, भगवान की वाणी है, और कुछ नहीं तो हम ऊपर जाएंगे तो हमारा स्वागत होगा। क्रूड जस्टिफिकेशन है, पर जस्टिफिकेशन है। अगर आप बोलोगे तुम सेंसलेसली किल कर रहे हो, बोलेगा नहीं मैं तो सेंसलेसली नहीं किल कर रहा हूं, आप नहीं समझ रहे हो मेरी लॉजिक को। तो ये जो इवन रैशनल माइंड, लिटिल माइंड हमेशा डिपेंडेंट रहता है, और उसका वर्णन है श्री अरविंद रीजन का बताते हैं, वो हम लोग थोड़ा पढ़ लें, पेज 252 पर है। एन इनकंक्लूसिव प्ले इज रीजन्स टॉयल। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं तो हमारी वास्तव में इन द रियल सेंस आगे की यात्रा शुरू होती है। रीजन का लास्ट वर्ड एग्नोस्टिसिज्म है, आप ट्राई करके देख लो। आई रिमेंबर डूइंग दिस एक्सरसाइज एट 21, जब कॉलेज से बाहर निकल रहे थे, उसके पहले ही MBBS में यही करता था, रैशनली भगवान है नहीं। लास्ट में मैंने कहा नहीं जाना जा सकता, आप सब कुछ एविडेंस लेकर के प्योर रीजन से आप चलो, आप लास्ट में कहोगे आई कांट से डेफिनेटिवली, तो दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म इज नॉट बैड, इसका मतलब है आपने ट्राई किया है। एथीस्ट कौन है, जिसने ट्राई भी नहीं किया और डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन एग्नोस्टिक ने ट्राई किया है। एग्नोस्टिक तैयार है आगे जाने के लिए, अगर उसके अंदर सीकिंग होगी तो वो आगे निकल जाएगा। एथीस्ट स्टक है अपने ग्रुप में, अपने एथीज्म में एक मान्यता है, जैसे थीज्म में एक मान्यता है, वो एक विश्वास है। हालांकि एथीस्ट कहेगा मैं विश्वास नहीं करता, उससे ये कहना चाहिए हाँ लेकिन तुम अपने रीजनिंग माइंड पर विश्वास करते हो। थीस्ट किस पर विश्वास करता है, डिवाइन माइंड पर विश्वास करता है। अंतर यही है विश्वास। तो यहां पर ईच स्ट्रॉन्ग आइडिया कैन यूज हर एज इट्स टूल। कोई भी व्यक्ति जिसका रीजन डेवलप्ड है तो वो जिस चीज को चाहे जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि वो है, वो डेवलप्ड है माइंड का वो एस्पेक्ट। एक्सेप्टिंग एवरी ब्रीफ शी प्लीड्स हर केस। इसलिए माता जी क्या कहती हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या सबसे जरूरी है, नॉट रीजन, सिंसेरिटी। जितना इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड व्यक्ति होता है उतना कठिन होता है उसको सिंसियर होना, ये आप मान के चल लीजिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा, उसका इंटेलेक्चुअल माइंड प्ले करेगा, वर्ड से गेम्स खेलेगा, श्री अरविंद का भी कोट कर देगा कहीं माता जी गीता। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट विल फाइंड समथिंग और दी अदर। माता जी एक बताती ना कि जो लोग एक पर्टिकुलर थॉट आइडिया रखते हैं वो श्री अरविंद से वो सब ढूंढ लेते हैं, कोट करते हैं। फिर वो कहती हैं जो लोग इसका अपोजिट विश्वास करते हैं वो दूसरी चीज़ें कोट कर देते हैं। फिर माँ कहती इसी प्रकार इस क्लैश और रेसिल के द्वारा थोड़ा थोड़ा हमारी प्रोग्रेस होती है। लास्ट में कहती हैं जो उनका ब्रह्म वाक्य है, यू कैन नो श्री अरबिंदो ओनली व्हेन यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट ही हैज सेड ऑन ए सब्जेक्ट। जब तक आपने वो सब नहीं पढ़ा जो श्री अरविंद ने किसी एक विषय पर कहा है, आप नहीं जान सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं। सो दैट इज दी फर्स्ट। इसलिए सबसे पहले हमको सब कुछ पढ़ना चाहिए, एक किताब पर आधारित करके हम नहीं कह सकते। ओपन टू एवरी थॉट शी कैनॉट नो। ये कह रहा है कि भगवान है, बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए, हाँ यार बात तो सही है। दूसरा है वो कह रहा है नहीं नहीं मैं सारे आर्ग्यूमेंट उसके डेमोलिश करता हूँ, हाँ आपकी बात भी सही है। फिर जाता है, फिर ऐसे वो चल रहा है जब तक बुद्ध देव की तरह कोई ये नहीं कहता कि देखो ये भी सही है वो भी सही है। तो फिर वो व्यक्ति बुद्ध देव से पूछता है कि अगर दोनों सही हैं तो फिर
आप जो कह रहे हो वो क्या बात हुई? कहते हैं मैं भी सही हूं, ये भी सही है, वो भी सही है। जो कह रहा है भगवान है वो भी सही है, जो कह रहा है भगवान नहीं है वो भी सही है, और जो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों सही है वो भी सही है। कहते हैं आप थोड़ा डिस्क्राइब करिए, अब सस्पेंस में नहीं छोड़ना चाहिए ना, कहानी वैसे यहीं रुक जाती है। कहते हैं देखो, जो भगवान कह रहा है वो किस आधार पर कह रहा है? वो अपनी सीमित मान्यताओं के आधार पर, या इवन एक्सपीरियंस अगर आप कर लें, सीमित एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा है। जो कह रहा है भगवान नहीं है, वो उन कंसेप्शन से भिन्न कंसेप्शन है, उसके भिन्न पॉस्टुलेट्स हैं, भिन्न एजम्पशंस हैं, जिनके आधार पर वो कह रहा है, भिन्न एक्सपीरियंस है जिनके आधार पर। तो लेकिन दोनों कैसे सही हो सकते हैं? क्योंकि भगवान है भी और नहीं भी। है इस सेंस में कि वो अनुभव गम्य है नहीं इस सेंस में कि अनुभव के परे भी है, आपके हाईएस्ट एक्सपीरियंस के परे, ही इज द अननोएबल। सो है भी और नहीं भी। इसी को एक सूफी मिस्टिक कहते हैं, तू एक गोरख धंधा है भी सब जगह, लेकिन नहीं भी है। बोथ थिंग्स कैन बी ट्रू इन ए हायर स्टेट, यू कैन अंडरस्टैंड बोथ एज ट्रू। इसीलिए वैदिक मिस्टिक्स ने क्या किया, श्री अरविंद कहते हैं कि उन्होंने बीइंग को जब डिस्कवर किया तो कहते हैं इसके आगे तो दे वेंट फर्दर एंड डिस्कवर्ड द नॉन बीइंग। वो आप बीइंग के परे एक पर ब्रह्म, यू कांट डिफाइन, डिस्क्राइब, नथिंग। आप कह नहीं सकते कि आई हैव अचीव पर ब्रह्म, बट यू कैन बिकम वन विद इट, यू कैन मर्ज एंड डिसअपियर इन इट, बट यू कैनॉट से दैट आई हैव फाउंड, यू कैनॉट डिफाइन, यू कैनॉट डिस्क्राइब। सो लेकिन रैशनल माइंड इन चीज़ों को नहीं पढ़ता, ये काफ़ी अनोएबल की चीज़ है ये, लेकिन यहाँ पर रैशनल माइंड इस चीज़ को नहीं समझ पाता। द इटर्नल एडवोकेट सीटेड एज जज। अब ये जो एडवोकेट्स हैं जो इधर से भी प्लीड करते हैं उधर से भी, आर्मर्स इन लॉजिक्स इनवल्नरेबल मेल, 1,000 combatants for truth's veiled throne, and sets on a high horseback of argument to tilt forever with a wordy lance। भाला लेके दोनों लड़ाई कर रहे हैं, शब्दों के खेल से एक दूसरे को पराजित कर रहे हैं। In a mock tournament where none can win। अंत में जज जब सुन के पूरा उसका माथा पक जाता है तो कहता है बहुत हो गया, अब मैं जजमेंट सुना रहा हूं। जजमेंट इतना बड़ा होता है, हाल में एक जजमेंट आया था ना 2600 पेज का, कि आप जजमेंट ही नहीं पढ़ रहे, आपको पता ही नहीं है कि किस बेसिस पर वो इस कंक्लूजन पे, लेकिन आप देखेंगे उसमें लॉजिक है। विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, अब सारा वो करके अंत में एक जजमेंट सुनाता है। ये लाइन भी बड़ी है, ए बुलक योग्ड इन द कार्ट ऑफ प्रूवन फैक्ट। इसका जायका लीजिए, ये बहुत मजेदार है। ए बुलक योग्ड इन द कार्ट ऑफ प्रूवन फैक्ट, शी ड्रैग्स ह्यूज नॉलेज बेल्स थ्रू मैटर्स डस्ट टू रीच यूटिलिटीज इमेंस बाजार। हमने डिस्कवर किया है क्वांटम वर्ल्ड। अच्छा, क्या हुआ उसका? देखिए हमारा आईफोन, अंत में यूटिलिटीज इमेंस बाजार। Apprentice she has grown to her old drudge, and aided sense is her seeking's arbiter. This now she uses as the assay stone. मैं कैसे प्रमाणित करूंगी? मैंने देखा, जो देखा वही तो गलत था, स्टार्टिंग पॉइंट गलत था। As if she knew not facts are husks of truth. हस्क होता है ना धान, तो आप देखेंगे गेहूं तो अंदर होता है, बाहर क्या होता है? कवरिंग है। कहेगा देखो कितनी सुंदर सोने की बाली, असली सोना अंदर है। एज इफ शी न्यू नॉट फैक्ट्स आर हस्क्स ऑफ ट्रूथ, द हस्क शी कीप्स, द कर्नल थ्रोज असाइड। हम लोग ये करते हैं, भगवान क्या करते हैं? वो केवल कर्नल को बचाते हैं, कहते हैं हस्क इट्स ओके, ही कीप्स द, ही थ्रोज द हस्क और गिव्स इट फॉर एज फॉडर, लेकिन जो कर्नल है उसको बचाते हैं। ये भगवान और मनुष्य में अंतर है। और इस प्रकार से अंत में श्री अरविंद क्वांटम वर्ल्ड बताते हैं जो रैशनल माइंड डिस्कवर करता है, और कहते हैं कि रैशनल माइंड जाते जाते इस भूमि पर चला जाएगा और वो कहेगा अब मैंने सत्य को जान लिया है। और जब वो ये कहेगा कि मैंने सत्य को जान लिया है, तो फिर से वो कोलैप्स करेगा एक ऐसी जड़ तत्व के अंदर छिपी अवस्था में
जहां उसका सब कुछ जाना हुआ कोलैप्स कर जाएगा। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। ये फ्यूचरिस्टिक थॉट है कि जब वैज्ञानिक ने कहा आई हैव नाउ द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अचानक उसके सामने क्वांटम वर्ल्ड प्रकट हो गया। कहते ये क्या थिंग है, ये तो थिंग ही नहीं है क्या? अभी तक वो उसमें लगे हुए हैं, खोज रहे हैं कि ये क्या है। असली रहस्य तो यहां है, लेकिन ये ऐसा रहस्य जो पकड़ में ही नहीं आता, क्योंकि आप इसको जिस नियम में बांधने की चेष्टा करते हो वो नियम को एस्केप कर जाता है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत लेकर के यूटिलिटी के लिए यूज कर रहे हो। जो रियल चीज उस वॉइड में छिपी है, वी डोंट नो। तो यहां पर श्री अरविंद बताते हैं कि उसके आधार पर, रीजन के आधार पर जो सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई, रीजन के आधार पर हमारे रूल बने, इसीलिए लोग भगवान का खेल नहीं समझ पाते, क्योंकि हम लोग, जस्टिस भी हमारी रीजन के अनुसार चलती है। भगवान की जस्टिस रीजन के अनुसार नहीं चलती है। अब देखिए, अगर श्री कृष्ण से कोई पूछता आप तो बड़े पार्शियल हो, लोगों ने पूछा, अभी मेरे से पूछा कि ये क्या माता जी ने, ये आपने कैसे कह दिया उस टॉक में कि आश्रम में जो मरेगा वो सीधा श्री अरविंद के धाम जाएगा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं, ये माता जी ने कहा है, कोट कर दिया, ये मतलब रीजन के परे है। क्यों कहा है उन्होंने, ये हम समझ सकते हैं, और उसका उत्तर उन्होंने स्वयं दिया है। और वो उत्तर ये है कि चाहे आपको कैसे भी लगे बाहर से देख के वो व्यक्ति, कोई चीज है जो पास्ट से कनेक्टेड है, जो उसको इस भूमि पर लेके आई है। तो श्री कृष्ण से कोई पूछता आप तो बहुत पार्शियल हैं, अर्जुन को ही फेवर किए जा रहे हैं, उसमें तो ये खराबी है वो खराबी है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हाँ है, फिर लेकिन एक चीज है। क्या चीज है वो? युगों युगों से मेरे साथ उसने युद्ध लड़ा है, बैटल ऑफ द एजेस। तो कुछ घाव लग गए हैं उसको, कोई बात नहीं है। ये प्रश्न वो ने नलिनी से पूछा था, उस पर उनकी एक पूरी टॉक है, अर्जुना द आइडियल डिसाइपल। तो कन्वर्सेशन चल रहा था सब लोग कि अर्जुन के अंदर ये खराबी थी वो खराबी थी। कोई कहते हैं ग्रेस अहेतुकी होती है, तो जो कह रहे थे अहेतुकी ग्रेस है, वो कह रहे हैं कि अर्जुन को देखो, अर्जुन में तो बहुत खराबियां थी लेकिन ग्रेस अहेतुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, कुछ कारण रहा होगा। तो नलिनीदा अपने वर्ल्ड में, किसी ने अचानक नलिनीदा को कहा, सो नलिनीदा व्हाट डू यू से? तो नलिनीदा ने अचानक, यस अर्जुना did not have problems. He said, no, he had problems. He said, what problem Arjuna had? I don't want to repeat it here. तो फिर उन्होंने कहा कि फिर उनके ऊपर ग्रेस, कहते हैं हाँ ग्रेस भी थी, लेकिन वो बाहरी नेचर से कनेक्टेड नहीं थी। अर्जुना वॉज एन आइडियल डिसाइपल बिकॉज हिज सरेंडर एंड ओबीडियंस वॉज इमैक्युलेट, अनक्वेश्चनिंग। ये अर्जुन की खासियत थी। उन्होंने जब समर्पण किया श्री कृष्ण को, तो अमूलचूल समर्पण किया कि यू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। दिस इज अ ट्रमेंडस क्वालिटी। इवन युधिष्ठिर स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, अश्वत्थामा हाथों था नरो व कुंजरो, लेकिन फॉर अर्जुन श्री कृष्णाज वर्ड वॉज अल्टीमेट, सो दैट मेड हिम। एंड ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ्स के जो कनेक्शन थे, तो अल्टीमेटली वो डिस्कवर करते हैं कि रैशनल वर्ल्ड बनता है, और उसमें क्या डिस्कवर करते हैं, द रिवन इनविजिबल एटम्स ओमनीपोटेंट फोर्स। रीजन विल डिस्कवर इट। ऑलरेडी अराउंड दैट टाइम द डिस्कवरी हैड टेकन प्लेस। One chance remained that here might be a power to liberate man from the old inadequate means and leave him sovereign of the earthly scene. भगवान की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली हम धरती को स्वर्ग बना देंगे रीजन के आधार पर। एक चांस to drive her car upon the roads of time, all then might serve the need of the thinking race, an absolute state found orders absolute to a standardized perfection cut all things. Education standardized, आपकी परफॉर्मेंस है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। लॉ एंड रूल स्टैंडर्डाइज्ड, आपने ये गलत किया, आपकी ये सजा है। अब आप वहाँ नहीं कह सकते कि भाई मुझे ये नहीं पता था, ऐसा था वैसा था। Law is equal to all. Divine doesn't operate like that. This is death's law. Divine acts on the basis of a greater law, which is a law of compassion, a law of truth, which takes into account the inner nature of man. ये सब चीजें डिवाइन अपने अकाउंट में लेते हैं। द लॉ ऑफ विच इज बियॉन्ड लॉ, ग्रेस। लेकिन ह्यूमन लॉ इज रीजन, सो अकॉर्डिंग टू रीजन यू आर गिल्टी।
Then science in society build a just exact machine. This what is the rational democracies of the West. In society build a just exact machine, then science and reason careless of the soul could iron out a tranquil uniform world. Aeonic seekings glut with outward truths. एक ऐसा संसार बन जाएगा जो रीजन से चलेगा. मिस्टिसिज्म, इनर ट्रूथ, मिथोलॉजी प्रिमिटिव स्टेज है डेवलपमेंट की. कुछ लोग विश्वास करते हैं, करने दो, उनकी अपनी आंतरिक चीज है. पर एज फार एज स्टेट इज कंसर्न, बाय रीजन, दिस इज व्हाट सोसाइटी रीच्ड अप टिल दिस पॉइंट. लेकिन अब यहां पर श्री अरविंद क्या कहते हैं? Inflicting matters logic on spirit's dreams, a reasonable animal make of man, and a symmetrical fabric of his life, this would be nature's peak on an obscure globe. Look at the humor, satire in it, Vyang. The grand result of the long ages toil, Earth's evolution crowned, her mission done. अब अगर आप ये 3 लाइन कोट कर देंगे, क्या इसका मतलब है? शेरविन कहते हैं कि वाह, नेचर ने क्या नमूना बनाया, मनुष्य, इवोल्यूशन क्राउंड. लेकिन नेक्स्ट लाइन देखिए, सो माइट इट बी इफ द स्पिरिट फेल asleep, मैन देन माइट रेस्ट कंटेंट एंड लिव इन पीस. लेकिन स्पिरिट है, उसको पीस में नहीं रहने देगी. आप देखिए, सुप्रामेंटल जब से उतरा, सारी उथल पुथल शुरू हो गई. 1960 में एक और अतिक्रमण करके मनुष्य चंद्रमा चला गया. 59 जो सोवियत का जो मिशन था, यूरी गागारिन था, आई थिंक अनमैन्ड फ्लाइट थी. फिर यही अपोलो गया, ये सारी चीज़ें हुई. और उसी समय के करीब अचानक फ्लावर चिल्ड्रन, काउंटर कल्चर, ड्रग्स सब शुरू हो गए. सारा जो ऑर्डर था, फिक्स्ड ऑर्डर, ब्रेक डाउन हो गया. ऐसा ब्रेक हुआ रीजन का वर्ल्ड कि आज तक लोग कह रहे हैं कि वो पुराना अच्छा था, बच्चे सुबह उठ के माँ बाप की बात सुनते थे, पाँव छूते थे. आज के बच्चे देखो, बिकॉज इट्स गॉन, द ओल्ड वर्ल्ड इज गॉन. ये ट्रांजिशन में है. दे आर, ये सच है कि आज के बच्चे ना उधर के हैं ना इधर के हैं, बट दे आर गोइंग टू क्रॉस ओवर. अब वापस नहीं जा सकते. द क्लॉक ऑफ टाइम डजंट गो बैक. अब वो एक नई लॉ को डिस्कवर करेंगे, विच विल बी मोर इंट्यूटिव एंड मोर फ्रॉम विद इन. तो कई चीजें होंगी जो आप नहीं समझेगा व्यक्ति, लेकिन दैट्स द रोड. So might it be if the spirit fell asleep, man then might rest content and live in peace. Master of nature who once her bond slave worked, the world's disorder hardening into law. इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एक जो स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी. टका शेर सोना, टका शेर खाचा. अब पता नहीं टका शेर सब्जी होगी जो भी, पर इट वाज लाइक कि एक दो लोग जाते हैं और थोड़ा कम्युनिस्ट के ऊपर दिग भी है, वो बहुत रैशनल वर्ल्ड की बात. तो उसमें एक गुरु और चेला जाते हैं, तो एक जगह जाते हैं जहाँ सब कुछ एक टके के हिसाब से मिलता है. सोना आप उठा लीजिए, टके, 1 किलो सोना 1 टके में. खाजा, खाने की चीज़, वो भी आपको 1 टके में. तो डिसाइबल कहता है ये तो परफेक्ट वर्ल्ड है. गुरु कहता है भाग चल यहाँ से, ये भयानक जगत है. कहते नहीं, तो चले जाते हैं. ये कोई चीज़ में पकड़ा जाता है तो इसको, जिस क्राइम इसने किया नहीं है, लेकिन जो गवाह हैं उसके अनुसार, और लास्ट रिजल्ट ये होता है कि तुम फांसी पर जाओगे. तो सारी कहानी कि इस तरह से वो आयरन आउट करके संसार को, इट डजंट ऑपरेट लाइक दैट रियल. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि द वर्ल्ड्स डिसऑर्डर हार्डनिंग इनटू लॉ, इफ लाइफ्स डायर हार्ट arose not in revolt. वही शुरू हुआ 60s से. If God within could find no greater plan, but many visaged is the cosmic soul, a touch can alter the fixed front of fate. A sudden turn can come, a road appear. A greater mind may see a greater truth. Or we may find when all the rest has failed, hid in ourselves the key of perfect change. और अब मैं ये देखता हूँ, सब लोग देखते हैं, आई एम श्योर, कि आज के जो बच्चे ना बड़े विचित्र हैं, भिन्न हैं. दे आर नॉट रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ चिल्ड्रन. अधिकांश बच्चे, और समझ नहीं आता है कि क्या है. ये एक नई स्पेसीज है, ऐसे समझिए.
वो स्पेसीज क्या है, हमारे जैसी नहीं है, हमारे मतलब ह्यूमन नहीं है, तो क्या है, देवता है, नहीं वो भी नहीं है, मध्यवर्ती अवस्था है। जो आर्कियोप्टेरिक्स था ना, सांप था जो उड़ता था, ना सांप था ना पक्षी था, अंत में वो समाप्त हो गया, लेकिन वो बर्ड को अपने अंदर से रिलीज करके गया। तो ये होगा 1-2 जनरेशन अभी और वॉश आउट जनरेशन होंगी, लेकिन उन्हीं के आधार पर नया जगत प्रारंभ होगा। और वी मे फाइंड व्हेन ऑल द रेस्ट हैज फेल्ड, हमने समाज को बदलने की चेष्टा की, मशीनरी, गवर्नमेंट, लॉ, रूल सब करके, लास्ट में हमने कहा कि उस बदलने के लिए तो हमको यहीं पर, अब आपको समझ आएगा कि आश्रम कैसा जगत है। ये डिवाइन मदर का वर्ल्ड है, ये रैशनली नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये रैशनल वर्ल्ड नहीं है। तो क्या है ये एक जादू नगरी है। अगर आप यहाँ इवॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जितने भी एक्सपीरियंस होंगे वो आपको तीव्र गति से प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। आप इवॉल्व करना नहीं चाहते हैं तो जितने भी होंगे आप कंप्लेन करा, जी क्या है, ये देखो, ये है, वो है, सब गड़बड़ है यहाँ पर, कौन कहता है कि ये भगवान ने बनाई है, ये है यहाँ, दिस इज द मैजिक वर्ल्ड। ऐसे बनी है कि सेम घटना आप, ये सब आश्रम इस तरह से, माँ कहती है इट्स ए स्पेशल फॉर्मेशन, और इसकी रचना इसलिए हुई है ताकि आप प्रोग्रेस करो। तो आप रेस्ट, पीस, ये सब भूल जाइए कि मैं कंफर्टेबल लाइफ, अगर आपने ये सोचा है तो फिर देन दिस इज नॉट द प्लेस। माँ कहती थी, जब लोग कहते थे अब मैं पीसफुल लाइफ लीड करना चाह रहा हूँ, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, बच्चे बच्चे सेटल हो गए, माँ कहती थी पास में रमन आश्रम है, वहाँ चले जाओ। यहाँ पीस है, पर अलग तरह की पीस है। दिस ए प्रेशर फॉर चेंज। अगर आप उस चेंज को स्वीकार करके चलते रहते हैं तो यू विल सी दैट योर लाइफ विल कीप फाइंडिंग न्यू विस्टाज, न्यू ओपनिंग्स। पर अगर आप फिक्स्ड फॉर्मेट में बांधना चाहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ग्राउंड पे टिके रहना चाहते हैं, तो होगा नहीं। और होगा, हो सकता है, लेकिन वो प्रगति को सैक्रिफाइस करके होगा, जिसके लिए आप बहुत दुख और पीड़ा में रहेंगे बाहर से कंफर्टेबल, लेकिन अंदर से स्टाइफल्ड, क्योंकि आपके अंदर ये जगह आपको प्रगति के लिए देती है। असेंडिंग फ्रॉम द सॉइल वेयर क्रीप आवर डेज, अर्थ कॉन्शियसनेस में मैरी विद द सन, ये जा रही है उस ओर। आवर मॉर्टल लाइफ राइड ऑन द स्पिरिट्स विंग्स, आवर फाइनाइट थॉट्स कम्यून विद द इनफाइनाइट। तो ये लिटिल माइंड की किंगडम है। सारे इसमें उनके गॉड हेड्स भी डिस्क्राइब किए हैं श्री अरविंद ने, उनको अच्छी खासी मूर्ति के रूप में बताया है। स्क्वाट आर्टिसन, एक है जो थिंकर, क्रूड बट हाथ अच्छे हैं, की जो आंखें बड़ी देख रही हैं, बिल्कुल कीन ऑब्जर्वर है, ये सब उन्होंने डिस्क्राइब। एक हंचबैक राइडर है, गॉड हेड से माइंड के, लिटिल माइंड के। तो हम लोग यहाँ रुकेंगे एंड देन वी विल नेक्स्ट वीक एंटर इनटू ग्रेटर माइंड। नमस्ते।